लोगों के लिए रेड किया था, जिसमें उमर कच्ची के तमाम अड्डे ख़त्म कर दिए हैं, जींगू के तमाम अड्डे ख़त्म कर दिए हैं। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि लियारी को बदनाम नहीं किया जाए। लियारी में कोई नो गो एरिया नहीं है। पसंद दहशतगर्द जो मुल्क के शिमाली इलाकों से फरार होकर कराची में आए, ये उनका गठजोड़ है। मैं प्रेसिडेंट साहब से और प्राइम मिनिस्टर से सिफारिश करूंगा कि लियारी के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए। 5 बिलियन भी कम है यहाँ से। नाज़रीन, मुल्की सियासी मंजरनामे में जलसे जुलूस इल्ज़ामात और इससे जुड़ी सियासत के अलावा खबर ये भी है, साइंसदान ये कहते हैं कि आज जो चांद है वो मामूल से 11 गुना ज़्यादा वाज़े और बड़ा दिखाई देगा। लेकिन लियारी की सूरत हाल का हम जिक्र करें तो फिर खबर ये है कि सुना है सूरज कत्ल हो गया है, वकूआ पर अंधेरे जा रहे हैं। 1 माह से कशीदगी बरकरार और पिछले 1 हफ्ते से मुसलसल ऑपरेशन की खबरें। दिन भर आप तमाम टीवी चैनल्स पर लियारी से जुड़ी अहम खबरें देखते रहे होंगे। कशीदगी है और तशवीश की लहर पाई जाती है मुल्क में लियारी ऑपरेशन को लेकर के कि आखिर क्यों वहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारे नाकाम हो गए। और फिर अब ये नौबत आई कि जो लियारी का ऑपरेशन है वो ख़त्म कर दिया गया। फिर वजाहत आई कि नहीं, डेडलाइन दी गई है 48 घंटे की, और साथ ही ये कहा गया कि बाद में ऑपरेशन किया जाएगा, जिस जगह से जिस मकान से असलहा मिला उस मकान को जला दिया जाएगा। यानी अब लियारी में मकान भी जलेंगे। और क्या सियासी मुफाहमत जिसका बोलबाला किया जाता है वो लियारी में मुमकिन नहीं थी? अगर थी तो उसका प्रचार पहले क्यों ना किया गया? और इस ऑपरेशन से जिसमें दर्जनों अफराद जाम बहक हुए, सैकड़ों अफराद जो हैं वो जख्मी हुए और कई अफराद बेरोजगार घरों में बैठे रहे, इससे मिला क्या है, हासिल क्या हुआ, नतीजा क्या निकला है? क्या कामयाबी मिली है और क्या डेडलाइन देने के बाद कामयाबी नसीब होगी? ये वो तमाम सवालात हैं जो जहनों में जन्म लेते हैं। और लियारी के खास किरदार उज़ैर बलोच और उसके साथी, इन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी है। पीपल्स पार्टी छोड़ने से वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? आने वाले दिनों में लियारी का मंजरनामा क्या नक्शा पेश करेगा? और पुलिस फोर्सेस क्या इस बारे में सोचती हैं कि उन्होंने किस हद तक कामयाबी हासिल की? इन तमाम अहम मामलात पर वो सवालात जो आपके जहनों में, मेरे जहन में हैं, वो हम पूछेंगे मुतालिका अफराद से। लेकिन एक ब्रेक के बाद इन सेशन में मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अजमजान। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम इन सेशन में। नाज़रीन, लियारी का हम जिक्र करें तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 15 से 20 लाख की आबादी तकरीबन इस इलाके की बनती है। कराची का सबसे कदीम ये इलाका कहलाता है और यहाँ पर इस ऑपरेशन के दौरान 3 लाख अफराद ऐसे हैं जो यौमिया उजरत पर निकलते थे। वो पिछले 1 माह से यौमिया उजरत हासिल करने में नाकाम हैं, बेरोजगार हैं, घरों में बैठे हैं। फाका कशी का तक नौबत जो है वो आन पहुंची है। 200 से ज़ायद सरकारी और प्राइवेट इदारे हैं तालीमी जो बंद हैं। गोया निज़ाम ज़िंदगी तकरीबन मफलूज होकर रह चुका। और अभी कल की ही खबर है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि सूरत हाल इस नहज तक जा पहुंची थी कि मैयत को गुस्ल देने के लिए पानी तक मुयस्सर नहीं होता था। अभी बताया जा रहा है कि मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो बहाल की गई हैं, लेकिन पानी बिजली जो है उसका निज़ाम बेहतर तरीके से बहाल नहीं किया गया। हुकूमत ये कह रही है कि हम खुश हैं जी, अमन व अमान बहाल हो रहा है, मामूलात ज़िंदगी मामूल की जानिब लौट रहे हैं। लेकिन 48 घंटे का अल्टीमेटम है, जिसके बाद अब ये कहा गया कि घर भी जला दिया जाएगा जहां से असलहा निकला। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं कराची से जनाब रफ़ीक इंजीनियर साहब, सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, लियारी से इनका हल्का इंतखाब है। हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में गौस अली शाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर हैं, और इसके अलावा उज़ैर बलोच जिसका मैंने जिक्र किया। याद रहे कि उज़ैर बलोच ने कुछ दिन पहले, सबसे पहले प्रोग्राम इन सेशन में आकर ही इस बात का ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलहदगी का ऐलान करते हैं। तो जनाब रफ़ीक इंजीनियर साहब, बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ़ लाए इस अहम मामले पर बात करने के लिए। मैं आपके साथ सवाल जवाब जरूर करूँगा, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक 1947 से लेकर 2001 तक जो है 50,000 असलहे के लाइसेंस जारी किए गए सिंध में। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि 2001 से 2011 तक 5 लाख असलहे के लाइसेंसेस जारी किए गए। और फिर डॉन की खबर है 10 तारीख की 2011 की 10वें महीने की, जिसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को कोट किया गया और ये कहा गया जनाब कि वो कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं मज़ीद 5 लाख असलहे के लाइसेंस जो है वो जारी करूँगा। फिर हम और आप ये सोचते, ये पूछते हैं अवाम भी कि जनाब लियारी में आखिर इतना असलहा आया कहाँ से, ये कौन सी कुव्वत दे रही है जो उस पर काबू पाने में नाकाम है इदारे। तो इसमें तो इस सारी खबरों के तनाजुर में, इन फैक्ट एंड फिगर्स के तनाजुर में ये वाज़ेह हो जाता है कि स्टेट फेलियर है। शरीहन क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि बहुत से दिनों से हो रही कि असला लाइसेंस दिया जा रहा है और लियारी में सारा असला जो है वाफर मकदार में दिया गया है।
देखिए ऐसी बात नहीं है, असले का एक तरीक़ेकार है, उसकी स्क्रूटनी होती है, उसकी वेरिफिकेशन होती है और वो जो है उसके बाद इशू किया जाता है और ये तमाम ऑफिशियल मामलात को तय करने के बाद दिए जाते हैं और असला भी उन लोगों को दिए जाते हैं जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, जो बिजनेसमैन हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उनको इशू किया जाता है। और इतना असला जो कहा जा रहा है कि लियारी में दिया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कभी भी तशद्दुद की सियासत पर ना पीपल्स पार्टी ने माजी में यकीन किया था ना आज बेनज़ीर भुट्टो साहब का जिक्र नहीं हो रहा, यकीनन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, मैं बात कर रहा हूं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की, सुने आप अजमल साहब, मेरा मौक़िफ़ सुनेंगे अपना, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे साथ मेरे सवाल से आप अगर अपनी बात करेंगे तो फिर सर मैं खामोश, आप बोलते रहे, नुक्ते की तरफ आए ना जनाब, बोलते रहे, मोहतरमा जो है अपनी बात करें ना, प्लीज फरमाइए, अगर फरमाइए हमारी बात सुननी है आपको सुननी पड़ेगी, आपको बीच में इंटरवीन नहीं कर रहे, बिस्मिल्लाह कीजिए, लेकिन चाहते हैं कि नंबर बनाने, प्रोग्राम अच्छा करना है तो फिर ठीक नहीं है। हजूर ना मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक है, ना मेरी कोई एफिलिएशन है, मैंने आपसे बात करनी है, आपको इसलिए तलब किया है, आपको इसलिए दावत दी है, प्लीज फरमाइए। तो मुझे फिर मैं आपसे मेहरबान माफी चाहता हूँ। चले प्लीज बोलिए, बिस्मिल्लाह। आप इंटरवीन कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए, मदाखलत करते हैं। अच्छा बिस्मिल्लाह कीजिए ना, बात ही नहीं की आप बात कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह आप मुझे बोलने दें। मेरे बड़ी रिक्वेस्ट, बड़ी हम्बल मेरी सबमिशन है, उन एंकर पर्सन की तरफ ना करे कि जो है हमें बात मुकम्मल करने ना दे और आप हम पे जो है ताबड़तोड़ हमले कर दें। चले बोले। मैं आपको कह रहा हूं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब वहां जो है शहीद भुट्टो ग्रुप को इसीलिए अलग कर दिया था, वो इसी मामले पे थे कि जो है वो क्या कहते हैं, पार्टी में पोलराइजेशन हुई थी। माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी जो है वो मिलिटेंसी की पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखा और आज भी उसी की पॉलिसी पर आसिफ अली जरदारी साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन पर चल रहे हैं। अब रही बात जो लियारी की बात है, लियारी के अंदर देखें, लियारी वेरी बिगिनिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला रहा है। अब बहुत सारी कुछ कुव्वतें हैं जो लियारी को डीपोलिटिकलाइज करना चाहती हैं, डी सोशलाइज करना चाहती हैं, क्योंकि लियारी जो है हमेशा डेमोक्रेटिक फोर्सेस का हब रहा है। लियारी में स्पोर्ट्समैन रहे हैं, लियारी में जर्नलिस्ट आपके नादिर शाह आदिल जैसे हैं, सिद्दीक बलोच जैसे जर्नलिस्ट वहां से गुजरे हैं। वहां जो है आपके एस एम मुनीर जो है, जो एस मामदीन टैनरी वाले हैं, वो लियारी के हैं। हमारे अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने हाजी अब्दुल्ला हारून में हमारे बुजुर्गों ने जो है, जो हेडमास्टर थे, मेरे नाना के मामूजाद भाई, इतने सारे स्टूडेंट हमने खिदमत की है, पढ़ाया है। लियारी के अंदर स्पोर्ट्स का टैलेंट है, लियारी के अंदर अदबी लोग हैं, लियारी में अजीज बलोच जैसे सिंगर हैं, अब्बास डांसर जैसे लोग हैं। लियारी का जो इमेज जिस तरह बनाया जा रहा है, ये एक बाकायदा प्री प्लान तरीके से पीपल्स पार्टी के उन इलाकों को तो जो है पीपल्स पार्टी से छीनने की, स्नेच करने की कोशिश है, एक गहरी साजिश हो रही है। लियारी में शहीद आसिफ अली जरदारी साहब ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डेवलपमेंट के काम करवाए। मेडिकल कॉलेज अगर देती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है, जो आसिफ अली जरदारी साहब देते हैं। यूनिवर्सिटी देते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाए, खेल के मैदानों को जो है बनाया है, फुटबॉलरों को रिक्रूट किया, 500 रिक्शे दिए, नौकरियां दी है आसिफ अली जरदारी साहब ने, लियारी पैकेज दिया है, लियारी में आरओ प्लांट लग रहे हैं। अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लियारी के लोगों को लीज दी और तमाम स्पोर्ट्स के जो पहले खिलाड़ी थे, भुट्टो साहब ने उनको रिक्रूट किया। अब जरूरत है कि लियारी के स्पोर्ट्स को आगे लेकर जाए, लियारी के नौजवानों को रोजगार की जरूरत है। अब इन सारे मामलात में तो जो मैं आपसे एक और सवाल करूं है, वो गुज़िश्ता 2003 से खराब है। लॉ एंड ऑर्डर 2003 से खराब था और यहां जाके उसने जड़ें पकड़ी। जी जी अजमल साहब, अगर आप मुनासिब समझें, आपने अपनी बात पूरी की, तो मुझे इजाज़त है सवाल आपसे पूछ सकूं? इंतहाई आजिज़ाना तरीके से आपसे मैं ये पूछूंगा जनाब रफीक साहब, क्या सर आपने जब मुझसे कहा कि आगाज़ में कि मुझे बोलने दें, मैंने बोलने दिया, लेकिन क्या आप समझते हैं जो सवाल मैंने पूछा था आपने उसका जवाब दिया है, फिर आप कहते हैं मैं इंटरवीन करता हूं? जी आप बोले, पूछे, सवाल पूछे। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था जनाब कि ये कहा जाता है कि असलहा यहाँ पर कैसे आया, जो कि पुलिस भी उस पर काबू नहीं पा रही, नाकाम हो रही है पुलिस ना, और फिर अब मोहलत देने की नौबत आ गई। और आपके जो वजीर दाखिला थे साहब, ये सारा काम जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, काम इंटेलिजेंस, मेरी बात इंटेलिजेंस एजेंसियों का है। तो इसका मतलब है नाकाम हुए ना इदारे, वो पता चला। इसका मतलब है नाकाम हुए इदारे, इसका मतलब तो ये है ना फिर नाकाम हुए इदारे। देखो इदारों के पास सारी रिपोर्ट्स हैं, इदारों के पास यहाँ बहुत से
खुफिया इदारे, उनके पास रिपोर्ट्स हैं। अब खुफिया इदारों को पता चल गया है कि लियारी के अंदर बहुत सारी ऐसी मिलिटेंट कुव्वतें हैं जो लियारी के अंदर उसको वहां डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जो कराची के अंदर बहुत सारा वेपन है। लियारी तो लियारी है, पूरा कराची वेपन से भरा हुआ है। अगर हम सिर्फ लियारी को कहेंगे कि लियारी में बहुत सारा, पूरे कराची को डीवेपनाइज करने की जरूरत है। कराची में भी टारगेट किलिंग हो रही थी। जब कराची में टारगेट किलिंग हो रही थी, कराची की मईशत बर्बाद हो रही थी, तो जब हमने मौजूदा गवर्नमेंट ने यह तय किया कि हम टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, तो हमने अपने घर से शुरू किया, लियारी से। ये बताएं ये बात किस हद तक दुरुस्त है? मिसमैनेजमेंट की वजह से ये नुकसानात हुए, गलत प्लानिंग की वजह से ये नुकसानात हुए, जिससे बहुत सारी जो कीमती जानें जाया हुई। आप ये मानते हैं कि पुलिस की मिसमैनेजमेंट थी? पुलिस की ये मिसमैनेजमेंट थी, ये आप मान रहे हैं? आप खुफिया इदारों पर भी बात कर रहे हैं, तो मतलब ये हुआ अगर पुलिस और दीगर इदारे इसमें मिसमैनेज कर पाए और उन्होंने प्लानिंग पूरी नहीं की, अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी सियासतदानों पर जाती है। लेकिन 8 दिन को जो 8 दिन लोग महसूर रहे, लोगों के जो है बेचारे नौकरी पेशा जो लोग हैं वो परेशान हुए, दोनों अतराफ से गोलियां चली। देखें, और अगर ये मिसमैनेजमेंट है, अगर ये मिसमैनेजमेंट है, बिल्कुल है, तो मिसमैनेजमेंट ऑपरेशन के बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं सूबाई वजीर होने के नाते। अगर ये मिसमैनेजमेंट है, बगैर प्लानिंग के ये काम किया गया, बगैर प्लानिंग के, अगर ये मिसमैनेजमेंट है, बगैर प्लानिंग के किया गया है, तो फिर हुकूमत ने ऐसे ऑपरेशन की, ऐसे काम की इजाजत ही क्यों दी रफीक साहब? देखें, हमारे वजीर आला जो है साहब को जब ये सारी सूरत हाल का पता चला, उसमें इंटरवीन किया हम नुमाइंदों ने, उसको जो है रोका गया, और वो जो रोका गया है, कितने दिनों बाद रोका गया कि जी कितने दिनों बाद रोका गया जनाब? हम देखें, हमारे सीएम साहब जो है वो कोई कॉन्फ्रेंस में गए थे, 2-3 दिन वो दुबई चले गए थे, लेकिन उसको रोका गया। मैं वो ये जानना चाह रहा था ना, कितने दिन लगे इस बात को रियलाइज करने में कि मिसमैनेजमेंट हो गई, प्लानिंग अच्छी नहीं हुई, तो अब इसे रोक लिया जाए, और उस अरसे में जो नुकसान हुआ, जो मफलूज हुई जिंदगी, उसका जिम्मेदार कौन है? मंजूर वसान साहब छुट्टियों पर गए, और सीएम साहब के पास जो है होम डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो उनके पास था, तो सीएम साहब को बहुत सारी चीजें जो है वो ये कहा कि लियारी के अंदर हम अपने घर से शुरू करेंगे। मेरा कतई ये मकसद नहीं है कि टारगेटेड होगा, एक इलाके में होगा, लेकिन ये 8 दिन तक चला। देखिए, मेरा टारगेटेड नहीं था ये, हमें तो कहा गया था टारगेटेड होगा। रफीक साहब देखें, मेरा एक बात वाजे कर लेना, मेरा कतन मकसद नहीं है आपसे कन्फ्रंटेशन करना या आपकी बात ना सुनना, मैं सुनूंगा, लेकिन फिर मेरे भी सवाल हैं जो आवाम पूछते हैं, वो आप भी सुनिएगा। देखें, मुल्क जर है, लियारी जो है वहाँ ऑपरेशन हो रहा है, मफलूज होकर रह गया निज़ाम ज़िंदगी। 14 से 15 लाख या 20 लाख शायद आबादी बनती है उस इलाके, कदीम इलाका है। तमाम हकायक जो है मैंने पहले प्रोग्राम के आगाज़ में बयान किए। आप कह रहे हैं जी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर छुट्टी पर थे, सीएम साहब कॉन्फ्रेंस में थे, इसका मतलब है लियारी फिर लावारिस है, कोई है ही नहीं जो जिम्मेदारी ले। और फिर आपने मेरी बात सुनी ना, और फिर आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल हम इसका जिक्र करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन मेरा सवाल पूरा होने देना, मेरा सवाल तो सुन लें। रफीक साहब, इस तरह बात नहीं होगी ना, मैं सुनूंगा। जवान शहीद हुए, आप मासूम लोग शहीद हुए, गरीब लोगों को नुकसान हुआ, पुलिस के लोगों को भी हम सलाम पेश करते हैं। जो गरीब, जो आम शहरी हैं, जो सिविलियन हैं, जिनको नुकसान हुआ, बच्चों को लगा, खवातीन को लगी, नौजवानों को गोलियां लगी हैं, लोगों का नुकसान हुआ है, हम उन पर जो है हमें अफसोस है। उनको, पुलिस के नौजवानों को हम इतना भी वो नहीं करेंगे कि पुलिस ने अपनी जो है वो ईमानदारी से, लेकिन प्लानिंग नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी। बिल्कुल, अब मेरी बात सुने, पुलिस के जवानों को हम सलाम पेश करते हैं, उनकी कुर्बानी पर बिल्कुल करते हैं। उन लोगों को आप क्या पेश करेंगे जिन्होंने प्लानिंग नहीं की, मिसमैनेजमेंट होने दी और ऑपरेशन की इजाजत दे दी, और फिर कई दिनों बाद उन्हें ख्याल आया कि अब इसे रोक दें, उनको क्या पेश करेंगे आप? देखिए, फिलहाल हमारे सीएम साहब जो हैं वो उस पर एक्शन लेंगे, और एक्शन लिया गया है। किस पर एक्शन लिया गया? किसके खिलाफ लेंगे एक्शन लिया गया, वो सीएम साहब आपको बताएंगे। नहीं, किसके खिलाफ लेंगे एक्शन? मैं होम मिनिस्टर नहीं हूं, आपको बताएंगे। जो मिसमैनेजमेंट हुई है, जो सारी सूरत हाल सीएम साहब के नोटिस में आई हैं, जो मासूम लोगों की जो जानें गई हैं, जो नुकसानात हुए हैं, अब हम रिलीफ को, रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं, बहाली लोगों को बहाल करने की तरफ जा रहे हैं। हम लोग जो बेचारे, देखें, अब आप हमें ये हम लोगों को बहाल करने जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो मजदूरों का नुकसान हुआ है, गरीबों का नुकसान हुआ है, हुकूमत उसका अजाला करे। जो लोग बेचारे जो हैं, जिनके पेपर मुलतवी हुए हैं, जिन लोगों के एग्जाम खत्म हुए हैं, जो नौकरियों पर नहीं गए, जिन लोगों के घर डैमेज हुए हैं, जिन लोगों की कीमती जानें गई हैं,
हुकूमत अब रिहेबिलिटेशन का काम करने जा रही है। हम लोगों को बहाली की तरफ लेकर जाएंगे, लोगों को जो है बहाल करेंगे। हमने रोजगार की बात की है कि बेरोजगारी लियारी में बहुत है, नौजवानों को रोजगार दिया जाए। हमने अब हम बहाली की बात करें, लोगों को किस तरह रिहेबिलिटेट किया जाए। पिछले हफ्ते जब उज़ैर बलोच मेरे साथ इस प्रोग्राम में बात कर रहा था तो उसने एक शिकवा किया। उसने कहा अगर हमें नौकरियां दे दी जाती तो हमारी महरूमियां दूर हो जाती। हमने जब नौकरियां मांगी तो हमें लावारिस कर दिया गया। अब आप इतना कुछ करने के बाद मेरी बात तो सुन लें रफीक साहब, मेरी बात तो सुन लें। और खुदारा मेरी बात सुन लें, मेरी आपसे कन्फ्रंटेशन का कोई इरादा नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उज़ैर बलोच की स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। अब जबकि ये सब कुछ हो चुका है, इतना नुकसान हुआ, अब आप कह रहे हैं कि हम रिहेबिलिटेट करेंगे, हम नौकरियां देंगे। तब क्यों ना दी गई नौकरियां? अब आप सुनेंगे जान की मान पाऊं? बिल्कुल सर, हुजूर फरमाइए। बीच में आप कुछ नहीं बोलेंगे? बोलिए बोलिए प्लीज। आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं बोलता सरकार, मैं नहीं बोलता। आप बोलिए, आपसे बात करनी है, आपसे जानना है, आप उस इलाके से। हाँ, बीच में आप कुंडा नहीं डालना ना, वो केएससी की जैसे बिजली चोरी होती है, कुंडा डालते हैं, आप मत डालिएगा। चले बोलिए। मैं गलत बात करूं फिर कुंडा डालिएगा, कोई बदतमीजी करूं, फिल्दी लैंग्वेज इस्तेमाल करूं, किसी की दिल आजारी करूं, फिर कुंडा डालिएगा। मेरा ख्याल है मैंने भी ऐसा मैं कुछ ये नहीं कह रहा हूं कि जब हमने पुलिस में लियारी के 500 नौजवानों को मेरिट पर नौकरियां दी, सिंध हुकूमत के अंदर जो है सिंध गवर्नमेंट ने नौकरियां दी हैं, लियारी के नौजवानों को एसएनजीडी में नौकरियां मिली हैं, लोकल गवर्नमेंट में मिली हैं, फाइनेंस में मिली हैं, वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट में मिली हैं, पुलिस के अंदर नौकरियां मिली हैं, पोर्ट कासुम के अंदर नौकरियां मिली हैं। लेकिन ये कम है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लियारी के लोग गरीब हैं। लियारी के लोगों पे पीएमएलएन का जो दौर था, पीएमएलएन का जब दौर था, जब गौस अली शाह साहब जब जो है यहां पर पूरे वो मामला चला रहे थे, वहां पीएमएलएन का कैंडिडेट भी रहा। आप, मैं चैलेंज करता हूं सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, मुझसे मनाजरा करें। जुल्फकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो या आसिफ अली जरदारी के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में नौकरियां भी दी जाती हैं और तरक्याती काम होते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, नवाज शरीफ के 2 दौर आए, लियारी के नौजवानों को कोई नौकरी नहीं दी, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। इसलिए लियारी के लोगों के साथ पीपल्स पार्टी की मोहब्बत है। अब दूसरे तरीके से लियारी के जो है लोगों को मुतनफर करने की, डीपोलिटिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है। रफीक इंजीनियर साहब, आप ये फरमाते हैं, पे यकीन रखते थे, कॉन्स्टिट्यूशन के पर यकीन रखते थे। रफीक इंजीनियर साहब मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है। रफीक इंजीनियर साहब ये कहते हैं जनाब हमने बहुत से काम किए, रिहेबिलिटेट भी करेंगे, ये भी मानते हैं मिसमैनेजमेंट हुई, प्लानिंग ठीक नहीं हुई और अब उसकी जो खमियाजा है वो भुगतेंगे और उसका जो अल्टरनेटिव है वो भी फराहम करेंगे मुतासरीन को और उनको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मानते हैं मिसमैनेजमेंट साथ में ज़रूर हुई है। कुछ और अहम मामलात और उस पर उज़ैर बलोच, गौस अली शाह साहब की राय, रफीक इंजीनियर साहब की मौजूदगी में आप जान सकेंगे इसी प्रोग्राम में। मेरे साथ में मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम गुफ्तगू करें लियारी के हवाले से, जो ऑपरेशन किया गया, नताइज क्या निकले और फिर अब उसमें डेडलाइन क्यों दी गई और आने वाले दिनों में हुकूमत क्या इरादा रखती है। रफीक इंजीनियर साहब, सूबाई वज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, ये हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम इन सेशन में। रफीक साहब, दोबारा आपकी जानिब में आऊँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जबकि ऑपरेशन में 48 घंटे की डेडलाइन दी गई, उसके बाद क्या इरादा रखते हैं? क्या तब जब दोबारा से ऑपरेशन करेंगे तो वो प्लान्ड होगा, उससे नताइज हासिल हो सकेंगे जो चाहते थे आप? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि मैंने अपनी पार्टी में बात ये रखी थी, बहुत सारे लोगों को एमएनएसटी दी गई। अच्छा। बहुत सारे लोगों को डायलॉग के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों को माजी में भी दी गई और अभी भी जो है डायलॉग की मुख्तलिफ लोगों से जो है करने की इंटीरियर मिनिस्टर ने बात की है कि जैसे बलूचिस्तान में जो मज़ाहमतकार हैं उनसे जो है वो मुज़ाकरात हो सकते हैं, उन्होंने ऑफ़र की है। अच्छा। माजी में भी बहुत सारे लोगों पर चार्जेस बहुत लगे, ट्रेटर के लगे, गद्दारी के लगे, तो माजी में भी जो है मुज़ाकरात हुए हैं और लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ मुज़ाकरात होंगे, कानून की बालादस्ती के लिए मुज़ाकरात होंगे। हमारा कोई इरादा नहीं है कि लियारी के अंदर कोई मावराए अदालत काम किया जाए। हम चाहते हैं लियारी में पीस रिस्टोर हो, अमन आए, जिंदगी वापस आए। अगर उस दौरान जो है बातचीत होती है अमन के लिए और ड्यू कोर्स ऑफ लॉ और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट के जो चैप्टर में आर्टिकल 25 है वो कहता है कि ऑल सिटीजन इक्वल बिफोर द लॉ। तो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के तहत ये सारी चीजें होनी चाहिए और कानून के दायरे के अंदर होनी चाहिए और लियारी के अंदर जो अमन है
अब यहाँ जो बात है, बहुत सारे लोग, मैंने कहा जो पीपल्स पार्टी के जो हल्के हैं, जो पीपल्स पार्टी वफाक की जमात है, सही। फेडरेशन की सियासत करती है, ठीक है। लिसान, जबान, सेक्टरिज्म इन पर यकीन नहीं रखती, ना एथनिसिटी पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी के लोग पैट्रियाटिक लोग हैं और पीपल्स पार्टी जराइम पर यकीन, क्राइम पर यकीन है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी के पॉकेट्स के अंदर शब खून मारा जा रहा है कि उनको जो है बजोर ताकत, अच्छा, उनको जो है पीपल्स पार्टी के लोगों को रफीक खत्म साहब, किया जाए वहां से। दो सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि ये जो लोग जिनसे आप कह रहे हैं बात करने की, मुज़ाकरात करने की कोशिश करेंगे, इन पर हेड मनी भी है, इन पर मुकदमात भी दर्ज कराए गए हैं और अब मुज़ाकरात मुफाहमत की आप बात करते हैं, लेकिन ये सिंध हुकूमत पर, सिंध के सियासतदानों पर एतबार करने को तैयार नहीं। अलबत्ता जब गवर्नर बलूचिस्तान या फिर नादिर मक्सी साहब बात करते हैं तो उनकी बात सुनने को, उनकी सालसी के किरदार को एक्सेप्ट करने को तैयार नज़र आते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक तजाद है, और ऐसा क्यों है? देखिए, मैं आपसे बात करूंगा, मैं पेशावर वकील हूं, हाँ। कि हर शख्स को ये है कि वो काबिल दस्त अंदाजी जुर्म होता है तो उसकी FIR 154 सेक्शन 154 के तहत कटती है। बहुत सारी प्राइवेट FIR हैं कुछ लोगों के अगेंस्ट, उनके मुकदमा वो जो है वो चालान जो है जब वो पुलिस प्रोसिक्यूशन जमा करवाती है तो वहां 512 की कार्रवाई होती है और उस 512 की कार्रवाई में एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाता है। फिर कोर्ट के अंदर जो केसेस चलते हैं तो सेक्शन 87, 88 की कार्रवाई होती है। अगर उनको जो है वो कहा जाता है कि इन लोगों को पेश किया जाए, उन प्रोसिक्यूशन को कहते हैं कि इनको नॉन बेलेबल वारंट निकालते हैं। फिर वो रफीक साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, पब्लिकेशन का मेरा आपसे आखिरी सवाल है। उनको फ्यूजिटी ऑफ लॉ डिक्लेयर करती है कोर्ट। अब कोर्ट जब आजाद हैं, कोर्ट के अंदर इंसाफ मिल सकता है, अदालतें आजाद हैं, किसी के भी खिलाफ मुकदमात हैं, वो अपने आप को, हम उन्हें ये कहते हैं कि इंसाफ होगा और अदालतों में अपने आप को जो है वो आखिरी सवाल मेरा आपसे इसी से जुड़ा, इंतहाई आखिरी सवाल, इंतहाई मुख्तसर जवाब की आपसे तवक्को करता हूँ। ये बताएं, अगर उज़ैर बलोच और दीगर लोग जिन पे हेड मनी रखी गई है, मुकदमात भी हैं, अगर वो सरेंडर कर देते हैं, गिरफ्तारी पेश कर देते हैं, मुज़ाकरात के लिए, अमन के लिए अपनी आप खिदमात पेश करते हैं अगर, तो क्या सिंध हुकूमत उनके खिलाफ तमाम मुकदमात मुआफ़ कर देगी? देखिए, जो केसेस रियासत के होंगे, जो केसेस ऐसे होंगे जो पाकिस्तान के फेडरेशन के हक में होंगे, जो पाकिस्तान की आवाम के हक के अंदर होंगे, वो केसेस हो सकते हैं। बाकी जो प्राइवेट केसेस हैं जिन लोगों के खिलाफ, वो जो है वो आपस में जो है उन मामलात को देखें जो कोई किसी के खिलाफ काबिल दस्तंदाजी कुछ केसेस माफ किए जा सकते हैं। वो केसेस जो हमारी, देखें, वो केसेस माफ किए जाते हैं जो कंकॉक्टेड हैं, जो झूठे मुकदमात बनाए गए, उनका जो है बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। मतलब ये मैंने कहा कि ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, मतलब ये हुआ कि कुछ केसेस पर झूठे भी हो सकते हैं, कोर्स ऑफ लॉ, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है, आजादाना इन्वेस्टिगेशन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रफीक इंजीनियर साहब। लियारी की सूरत हाल पर उन्होंने तफसीलन गुफ्तगू की और बताया कि हुकूमत क्या करने जा रही है, और साथ में उन्होंने इस अज़्म का यादा भी किया कि रिहेबिलिटेट किया जाएगा वहाँ पर मुतासरीन जो हैं, जिनका नुकसान हुआ है जानो माल का, इदारों का, वो सब बहाल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। एक चीज़ मानी उन्होंने कि मिस मैनेजमेंट ज़रूर हुई, प्लानिंग बेहतर नहीं थी इस ऑपरेशन की, इसी वजह से आज काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो नाज़रीन, आज प्रोग्राम का जो हमारा दूसरा अहम मौजू है वो जुड़ा है बलूचिस्तान से। उस बारे में आपको ये बता दूँ, पिछले चंद रोज़ की जो सुर्खियाँ थी मुख्तलिफ अखबारों की, वो मैंने जमा की कुछ इस तरह से। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि रियासती इदारों की नाकामी से बलूचिस्तान मैदान जंग बन गया। ये रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के। वो कहते हैं, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर दिलचस्पी लें तो हालात ठीक हो सकते हैं, हमारे पास आइनी ऑप्शन मौजूद हैं, इस्तेमाल करने का जायज़ा भी हम लेंगे। और साथ में एक और अहम खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान को आज तलब कर लिया, गो कि ये अफराद वहाँ पर मौजूद नहीं थे, ये वहाँ नहीं गए, पेश वहाँ पर नहीं हुए। और फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर है कि हालात बेकाबू हुए तो फिर फौज बुलाना पड़ेगी, गवर्नर बलूचिस्तान का ये बयान है। नाज़रीन, ये जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है जिसमें मिसिंग अफराद, लापता अफराद की हियरिंग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान हैं बलूचिस्तान में, जब वो सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है वहाँ पहुँच के समाअत करते हैं तो ये रिमार्क्स वो देते हैं, इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक किस्म के ये बयानात हैं, जिससे ये लगता है जैसे कानून और हुकूमत का नामो निशान तक नहीं है बलूचिस्तान में। और वहाँ पे हमने इससे पहले भी बेशुमार प्रोग्राम्स किए और सूरत हाल पर हाईलाइट किया कि जो हुक्मरान हैं, जो 65 का ईवान है उसमें 50 से ज़्यादा वज़रा हैं, वो अक्सर
इस्लामाबाद पाए जाते हैं और बलूचिस्तान से उनका कोई ताल्लुक अमली तौर पर नज़र नहीं आता, और वो भी ये मानते हैं कि बेबस हैं, और वो ये कहते हैं कि कुछ अफराद के अगवा में कुछ वज़रा भी मुलव्वस हैं। ये वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान के उनका बयान मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ। तो इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर शाह साहब, इस्लामाबाद से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा हैं और सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं बलूचिस्तान की। नासिर साहब बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने के लिए। ये जो मैंने कुछ रिमार्क्स नाज़रीन की खिदमत पेश किए, आप भी इनसे आगाह होंगे, तो फिर अब ये समझ लिया जाए, ये मान लिया जाए कि रियासत जो है बलूचिस्तान में वो मुकम्मल नाकाम हो चुकी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये सब कहने की नौबत आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजमल साहब, शुक्रिया कि आपने ऐसे हसास और अहम मौजू पे मुझे यहाँ स्टूडियो में आपने दावत दी है। ये जो आपने अभी कमेंट्स पेश किए सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब की, बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल रियासत नाकाम हो चुकी है। वहाँ कोई कानून नहीं है, वहाँ कोई हुकूमत नहीं है, वहाँ जो है बिल्कुल इस तरह है जिस तरह आवाम को उसके हाल पे छोड़ा गया है। सही। और आवाम के लिए कोई पुरसाने हाल नहीं है। चीफ जस्टिस साहब के आप रिमार्क्स देखें जी हाँ, कि जब चीफ जस्टिस साहब अदारों के जो कुछ जो उनके बड़े हैं उनको बुला रहा है कि आप आएँ असेंबली में, कोर्ट में आकर आप बयान दें, अपने रिकॉर्ड करवाएं, ये मिसिंग पर्सन्स कौन कर रहा है, ये टारगेट किलिंग कौन कर रहा है। आप ये देखें कि वो तैयार ही नहीं है आने के लिए। जी हाँ। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि एक SHO को बुलाया गया जो कि बोरीवली रोड से ताल्लुक़ रखता था। वो बेचारा आकर वो इतना मजबूर था कि उसने आकर वो रो पड़ा है अदालत में, और रो के ये कहना पड़ा कि मुझे गिरफ्तार किया जाए, मुझे अटकड़ी लगाया जाए, मैं बेबस हूँ। आप इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाए कि एक SHO, एक इलाके के SHO कह रहा है कि मैं बेबस हूँ। आखिर वो क्यों बेबस है? इसकी वजूहात है, इसकी कई वजूहात है। लेकिन जो बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है, ये तो मैं आपको यकीनी तौर पर कहूँगा कि वहाँ कोई हुकूमत नहीं। ये मैं कुछ 6 महीना पहले भी कह चुका हूँ, और 6 महीना पहले भी मैं यही कह रहा था कि बलूचिस्तान में गवर्नर राज लगाया जाए। जो मौजूदा असेंबली वो गैर फाल हो चुका है, उसको बलूचिस्तान की आवाम से, बलूचिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है। लिहाजा री इलेक्शन किया जाए। आपने देखा होगा कि गवर्नर साहब ने मेरी इस बात को इंडोर्स की, और बाकी सियासी जमातें जिस तरह नासिर साहब ये जो आपने बात की, नेशनल पार्टी BNP ने भी इसको एंडोर्स की। ठीक है, यहाँ आप देख ले कि आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ठीक है, ये सब बातें ठीक है। नासिर साहब, मैं अब आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब ये अभी मैंने प्रोग्राम के पहला हिस्सा आपने मुलाहिजा किया होगा, उसमें लियारी की सूरत हाल का हम जिक्र कर रहे थे, तो उस हवाले से सालसी का किरदार अदा करने के लिए जो गवर्नर बलूचिस्तान है मक्सी साहब, उनका बयान सामने आया कि वो रेडी हैं सालसी करने के लिए, और जो वहाँ पर जो लोग हैं वो भी उन पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। लेकिन ये सालसी, ये हुजूर बलूचिस्तान में क्यों नहीं अदा करते, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ लोग चाह रहे हैं कि ये लोग इन एक्शन नजर आए? देखिए, वही गवर्नर साहब बलूचिस्तान में भी बैठा है। उसको ये 4 साल, 4.25 साल हो गए, उसके सामने टारगेट किलिंग हो रहा है, बम ब्लास्ट हो रहा है, वो तो कभी किसी को फातिया के लिए भी नहीं आया। और अब वो लियारी पे That's what I'm asking to you, sir. मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि वो वहाँ के गवर्नर हैं। यही सूरत हाल हमारे कोयटा की है। जिस तरह अभी रफीक इंजीनियर साहब ने कहा कि लियारी जो है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, ये हम मानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ लियारी है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी यही बात कहा था, और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने। नासिर साहब, मेरे साथ यहाँ पे रहिएगा, कथा कलामी की माज़रत चाहूँगा, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो फिर इस गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से खुशामदीद। जनाब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का ये रिमार्क्स हैं कि रियासती इदारों की नाकामी से बलूचिस्तान मैदान जंग बन गया है, और शदीद बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला को तलब किया लापता अफराद के केस की समाअत के दौरान, लेकिन वो दोनों वहाँ पर मौजूद नहीं थे, हाजिर ना हुए। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब लश्करी रईसानी साहब ने। सेनेटर रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक रह चुका है, लेकिन सब कुछ इन्होंने छोड़ रखा है, और अपने जो मुतालिबात हैं उनको मनवाने के लिए जब वो पूरे ना हुए तो ये कहते हैं उन्होंने इन तमाम चीज़ों को ठोकर मार दी। नासिर शाह साहब, यही जो बात अब हम आपसे ब्रेक से पहले कर रहे थे कि क्यों नहीं कोई पुरसाने हाल, क्यों ये चीफ जस्टिस को कहना पड़ गया कि रियासती इदारे नाकाम हैं और बलूचिस्तान मैदान जंग बन चुका है? देखो ना, सबसे पहले तो इस बात पर हमें देखना चाहिए कि चीफ जस्टिस को ये नोटिस क्यों लेना पड़ा। सही। खुद
जब ये इंतज़ामिया का काम है, वहाँ पर फोर्सेस मौजूद हैं, वहाँ एफसी मौजूद हैं, वहाँ पुलिस है, वहाँ इंतज़ामिया है, वहाँ आईजी है, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सब कुछ है वहाँ पे। यानी एक छोटा सा शहर में आप अमन कायम नहीं कर सकते हो, फिर ये बड़े बलूचिस्तान में आप अमन कब कायम कर सकते हो? जबकि बलूचिस्तान की, मैं ये कहता हूँ कि पूरी बलूचिस्तान में आग लगा हुआ है। आपने चीफ जस्टिस साहब को देखा कि उस दिन मिसिंग पर्सनस को जो फोर्सेस थे उनको कहा कि वो मिसिंग पर्सनस आप लाकर हमारे सामने पेश करें, तो वहाँ वो जो अदारे के हेड है वो तैयार नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब ने जाकर पेश हो। इससे आपको क्या लगता है कि क्या बलूचिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है? जिस तरह हम कह रहे हैं कि बलूचिस्तान आप मेरे साथ रहते हैं, आप मेरे साथ रहते हैं, हमें लश्करी रईसानी साहब ने ज्वाइन किया, उनके भी जरा इस बारे में नुक्ता नजर जान लें। लश्करी साहब बहुत शुक्रिया। मैं आप सवाल ये पूछ रहा था कि जो गवर्नर बलूचिस्तान के हैं वो लियारी में सालसी का किरदार अदा करने के लिए तो तैयार नजर आते हैं, लेकिन अपना सूबा जहाँ के वो गवर्नर हैं वहाँ पर वो ऐसा कुछ किरदार या ऐसा कुछ बयान देने को रजामंद नजर ही नहीं आते, ना कुछ स्टेटमेंट हमने देखी है इस बारे में। देखिए अर्ज ये कि तो अलमिया इस मुल्क का कि यहाँ लोग अपने काम में दिलचस्पी कम और गैरों के काम में दिलचस्पी ज्यादा लेते हैं। ये मुल्की कौमी अलमिया है। मसला आप देखें कि हमारे बहुत अरसे से दखलंदाजी अफगानिस्तान के अंदर है, चचनिया के अंदर है, अपने मुल्क को कभी हमने ठीक नहीं किया। हालांकि हदीस के मुताबिक जहां अकबर अपने मुल्क को सुधारना, अपने समाज को सुधारना है, तो इसीलिए तो मामला ठीक नहीं होते हैं। हम अपने काम में कभी दिलचस्पी नहीं लेते हैं और वो काम जो हमारा होता नाम की खातिर और जरा क्योंकि जरा आसान होता है, किसी और का काम होता है उसमें। लश्करी साहब मेरे साथ आप रहते हैं, हमें ज्वाइन किया है जनाब मौलाना गफूर हैदरी साहब ने, जमीयत उलमा इस्लाम फेक ग्रुप से इनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है। जनाब मौलाना साहब बहुत शुक्रिया इन सेशन में आज वक्त देने के लिए। फरमाइएगा ये जो बलूचिस्तान की सूरत हाल जिस पर हम जिक्र कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं, कहते हैं मैदान जंग बना हुआ है पूरा बलूचिस्तान, और वज़ीर आला को तलब किया, वज़ीर दाखिला को तलब किया, वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। गवर्नर जो है वो सालसी लियारी में कराने को तैयार हैं, लेकिन जिस सूबे के गवर्नर है वहाँ पर कोई किरदार अदा करते नजर नहीं आते। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, बलूचिस्तान तो एक अरसे से महरूमियों का शिकार रहा और बलूचिस्तान के अवाम ने अपने जायज हुकूक के लिए मुतालिबात करते रहे, लेकिन उन जायज जद्दोजहद को बगावत का नाम देकर उन्हें कुचलने की कोशिश की गई और आज सूरत हाल यहाँ तक पहुंची है कि बलूचिस्तान के सरजमीन पर आज़ादी के नारे बुलंद होने लगे हैं। जी हाँ। उसकी असल वजह बलूचिस्तान की मुसलसल महरूमियाँ है और इन महरूमियों के इजाले के लिए कभी किसी दौर में भी कोशिश नहीं की गई, बल्कि जब कोई मुतालिबा सामने आया तो उसको तलवार के जरिए, उसको गोली के जरिए दबाने की कोशिश की गई। मौलाना साहब इसका मतलब फिर ये हुआ, जबर के बाद अब नताज हम सबके सामने है। तो मौलाना साहब इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो हुकूमत है वहाँ पर बलूचिस्तान में वो नाकाम हो चुकी उन मसाइल को हाईलाइट करने में और फिर उन्हें एड्रेस करने में, और यही वजह बनी कि सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस देना पड़ा, वहाँ पर जाकर ये बयान देने पड़े, ये रिमार्क्स देने पड़े। बात तो आपकी किसी हद तक दुरुस्त है कि सूबाई हुकूमत की भी कोई आखिर जिम्मेदारी बनती है। अमन अमान का मसला बहरहाल किसी दर्जे में सूबे से भी मुंसलिक है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बलूचिस्तान में विफाकी इदारे इस हद तक मुलव्वस है कि सूबा क्या मरकजी हुकूमत भी उनके सामने बेबस नजर आती है, जिसकी वजह से रोजमर्रा जो लाशें गिरती हैं, मैं समझता हूँ न सूबाई हुकूमत ये चाहती होगी, न विफाकी हुकूमत, सियासी हुकूमतें हैं, मुंतखब हुकूमतें हैं। ठीक है, लेकिन ये कौन कर रहा है, किसका हाथ है इसमें, इसको मेरे ख्याल में आप भी जानते हैं। और अगर बलूचिस्तान की हद तक बात होती तो शायद मसला इस हद तक
ना जाता। गंभीर ना हो। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपने नुक्ते नज़र से जो है नाजरीन को भी आगाह किया। लश्करी रईसानी साहब, एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँगा और नासिर साहब ये सवाल आपके लिए भी बाद में पूछूंगा। ये बताएं मुझे मुख्तसर के बलूचिस्तान के मसलों की जो वजह है वो सरदार है या फिर सरकार है? रईसानी साहब ये सवाल करें जी। आपको मेरी आवाज़ आई है? जी जी। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बलूचिस्तान के जो मसाइल, जो महरूमियाँ, जो इस नहज पर मामला पहुंचा, उसकी वजह सरदार हैं या फिर सरकार है? अर्ज ये कि ये तो बड़ा आसान सा एक इल्ज़ाम है कि किसी भी खराबी के इल्ज़ाम सरदार पे लगाया जाए, बहुत आसान है। यकीनन सरदार भी एक जुज़ है, कुल रियासती निज़ाम है और कुल इस तमाम मसाइल का मुसलसल आमरीत, जबर, नाइंसाफियों का निज़ाम है। उसका असल जो है महरिकात ये हैं कि पाकिस्तानी अवाम को मौका नहीं दिया गया कि वो अपने फैसले खुद करें, क्योंकि बलूचिस्तान जोग्राफियाई और तारीखी और सियासी तौर पे बाकी पाकिस्तान से मुख्तलिफ है, तो यहाँ के लोग फिर आज़ादी का मुतालबा करते हैं। मुझे थोड़ा सा अगर इजाज़त दें, मौलाना गफूर हैदरी साहब बहुत ही मौजूद सियासी शख्स हैं और वो ये कह रहे थे मरकजी हुकूमत भी है और सियासी सूबाई भी है। सूबाई हुकूमत में उन सीनियर अच्छा, इस तरह से था रईसानी साहब, इस तरह से था कि मैं कदा कलामी इसलिए चाहूँगा कि मेरा वक्त खत्म हो गया। आपको इल्म है कि हम इस प्लेटफॉर्म से अक्सर बलूचिस्तान के मसले पर तफसील से बात करते हैं। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में आपसे तफसीली राय लेंगे। नासिर साहब, आप मुख्तसर फरमाइएगा, जो मैंने सवाल उनसे पूछा कि क्या जिम्मेदार सरदार हैं या फिर सरकार है? देखिए, इसकी जिम्मेदार जो है आमिर है। इसकी जिम्मेदार वो आमिर लोग हैं जिन्होंने गलत पॉलिसी बना के अफगानिस्तान में जाके मुदाखलत की। आप समझते हैं कि इसके जिम्मेदार आमिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नासिर अली शाह साहब। प्रोग्राम इन सेशन से आज के लिए अजमल जामी को इजाज़त दीजिएगा।